नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। प्रधानमंत्री ने कोरियाई कंपनियों से की निवेश की अपील। दोनों देशों के सीईओ फोरम की पहली बैठक। पोर्ट निर्माण में मांगा सहयोग। दिल्ली में बड़ी तकरार। उपराज्यपाल के बाद केजरीवाल ने भी की राष्ट्रपति से मुलाकात। मनमाने तरीके से नीट का लगाया आरोप। कांग्रेस के बाद वाम दलों का सरकार पर निशाना। कहा पिछले एक साल में लचर रहा प्रदर्शन। बीजेपी का कांग्रेस पर विकास विरोधी होने का आरोप। भूमि बिल पर पीछे नहीं हटेगी सरकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ऐलान। किसानों के हित में हो सकता है संशोधन। और बैंक में सोना जमा करने पर मिलेगा ब्याज। खुलेंगे खाते, नहीं लगेगा टैक्स। नई स्कीम का मसौदा जारी। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल नजीब जंग के साथ चल रही अधिकारों की लड़ाई को लेकर अब से कुछ देर पहले राष्ट्रपति से मिले। दूसरी ओर उपराज्यपाल ने भी राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मिलकर ताजा हालात की जानकारी दी। इससे पहले कानून विशेषज्ञ राजीव धवन ने सरकार को भेजी अपनी राय में कहा है कि नजीब जंग सरकार में गैर जरूरी हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने अरविंद राय को प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया है। दिल्ली में चल रहा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग का विवाद राष्ट्रपति की चौखट तक पहुंच गया। केजरीवाल ने राष्ट्रपति से मिलकर गैमलीन की नियुक्ति सहित उपराज्यपाल के गैर जरूरी हस्तक्षेप की जानकारी दी। सेक्रेटरीज के अपॉइंटमेंट में भी दखल दे रहे हैं। वो सेक्रेटरीज के अपॉइंटमेंट भी सीधे इंस्ट्रक्शंस दे करवा रहे हैं कौन सेक्रेटरी रहेगा। अगर सेक्रेटरीज भी एलजी साहब तय करेंगे, ऑफिसर्स को सीधे इंस्ट्रक्शंस एलजी साहब देंगे तो डेमोक्रेसी कहां बचेगी। इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इसमें उनको कहिए कि इस तरह से ना करें। अरविंद केजरीवाल से पहले उपराज्यपाल नजीब जंग भी राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे और अपना पक्ष रखा। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने भी केजरीवाल की आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता अच्छा शासन चाहती है, न कि विवाद। दिल्ली के लोगों ने जो प्रयोग तो किया, लेकिन बहुत महंगा प्रयोग है ये, कि जो शासन में आए, शासन चलाना ये उनका राजनीतिक एजेंडा ही नहीं। कानून विशेषज्ञ राजीव धवन ने इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार का पक्ष लेते हुए कहा है कि मंत्रिमंडल की सलाह उपराज्यपाल पर बाध्यकारी है। लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। He cannot interfere with the administration. हालांकि सभी ऐसा नहीं मानते। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कहा कि उपराज्यपाल सलाह लेने को बाध्य नहीं है। संविधान में स्पष्ट है, राय देने का काम मंत्री परिषद का है। उपराज्यपाल राय नहीं देते। उपराज्यपाल तो ऑर्डर इशू करते हैं या जो निर्णय हो उसको अप्रूव करते हैं। उपराज्यपाल नजीब जंग और अरविंद केजरीवाल के बीच पहले भी अधिकारों को लेकर कई मुद्दे उठे हैं। जंग ने कई आदेश बिना सरकार को भरोसे में लिए जारी कर दिए, तो केजरीवाल ने भी अधिकारियों को ऑर्डर पास कर कहा था कि जमीन और कानून व्यवस्था से जुड़ी फाइलों को पहले सीएम ऑफिस भेजा जाए, फिर उपराज्यपाल को दी जाए। लगातार बढ़ते इस विवाद के बीच दोनों ही पक्ष संविधान का हवाला देकर एक दूसरे के अधिकारों पर सवाल उठा रहे हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने मुख्यमंत्री केजरीवाल और उपराज्यपाल को एक दूसरे के अधिकारों में दखल न देने की सलाह दी है। शीला दीक्षित ने मुख्यमंत्री को अधिकारियों पर आरोप लगाने की बजाय कार्रवाई करने की बात कही। आपको लगता है कि करप्शन का मामला हो रहा है तो आप करप्शन के चार्जेस तो लगाइए, उसको मौका तो दीजिए कि भाई हाँ मैं करप्ट हूं कि नहीं हूं। ऐसे ही आप कह दें कि ये तो करप्ट है। अगर जो करप्शन था तो पावर डिपार्टमेंट क्यों नहीं ले लिया इनसे? ले लेते भाई। क्या हमें आप पर विश्वास नहीं है? हम इंक्वायरी बैठाएंगे, लीव द पावर, वी पोस्ट यू समवेयर एल्स। दे डिडंट इवन डू दैट। तो उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री या फिर कहूं दिल्ली सरकार के बीच जो उठापटक चल रही है इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फर्स्ट पोस्ट के राजनीतिक संपादक संजय सिंह। संजय, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो
जिस तरीके से अब राष्ट्रपति के दरवाजे पर दस्तक दे दी है, दोनों ही खेमुन में एक तरीके से अगर इस्तेमाल करूं, असंवैधानिक शब्द ना हो तो क्या लग रहा है असल में क्या इस लड़ाई को जानबूझकर इस विवाद को इतना बड़ा किया जा रहा है जितना वो है नहीं? देखिए कविंद्र, ये पहला मौका नहीं है जब कोई राज्य सरकार किसी राज्यपाल के खिलाफ वो राष्ट्रपति की गुहार लगाई है। दिल्ली में सिचुएशन और भी डिफरेंट है, क्योंकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली एक सिटी स्टेट है, नेशनल कैपिटल भी है, और यहाँ एलजी के पास काफी सारे अधिकार हैं जो बाकी जगह जितने अधिकार राज्यपाल के खिलाफ नहीं होते। दूसरी चीज ये है कि कहीं भी ये जो टकराव की प्रक्रिया होती है वो काफी देर से आती है और धीरे धीरे करके मुद्दे तैयार होते हैं, और तब कोई मुख्यमंत्री या बाकी रूलिंग पार्टी के लोग यहाँ राष्ट्रपति के दरवाजे पे जाते हैं। तीसरी चीज ये है कि इशू क्या है, जहां से ये लड़ाई की शुरुआत हुई। देखिए ये इशू उतना बड़ा नहीं है जितना कि ये दोनों ही पक्ष अपने अपने तरफ से वो ट्रायल बलून को, मतलब उसके बहाने वो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, ज्यादा अधिकार वो लेने के लिए। इशू क्या है कि एक अधिकारी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर थी, उन्होंने एक जो भी कंफर्ट लेटर की बात कही, ये पहली बार नहीं है कि कोई कंफर्ट लेटर इशू किया जा रहा है। वो कंफर्ट लेटर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वो इशू किया जाता है, और उसमें कोई सरकार गारंटर नहीं होती। टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जितना मैंने उसको पढ़ा है पिछला कंफर्ट लेटर को, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं कही हुई कि सरकार की लायबिलिटी होगी। दूसरी चीज ये है कि ये पूरा मसला तब राजनीतिक हो जाता है, और उससे भी शायद मतलब मुझे कई बार वो डिस्टर्बिंग लगता है कि एक चुने हुए जो मुख्यमंत्री हैं वो उसके बाद जाकर के सीधा पब्लिक में जाते हैं। एक ऑटो जो चालक है उनकी एक पब्लिक मीटिंग है, और वहां जाकर के वर्चुअली वो डिक्लेयर कर देते हैं कि ये लॉबिस्ट है, मतलब कि ये अधिकारी जो है करप्ट है, और इसकी छवि जो है और इस कारण से वो नहीं किया जा रहा। बचता है मसला एक ये कि जो चीफ सेक्रेटरी का पद 10 दिन के लिए, मात्र 10 दिन के लिए, जिसमें 40 घंटे ऑलरेडी गुजर चुके थे, मतलब 8 दिन के लिए जो रिक्त है, उस रिक्त पद पे क्या इतना बड़ा घमासान होना चाहिए? क्योंकि जो सीनियर मोस्ट होता है ऑर्डिनरली 8 दिन के पास कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो वो जो कार्यकारी चीफ सेक्रेटरी है वो टैकल करेगा, बाकी पॉलिसी डिसीजंस तो ये 8 दिन में नहीं ले सकती वो। अब ये प्रक्रिया को लेकर के मतलब इतनी तनातनी हो गई, जनता में विवाद हो गया, उसके बाद वो कमरे दरवाजे लॉक होने लगे। दूसरा, उस अधिकारी का क्या कसूर है जो प्रक्रिया के तहत जिस अधिकारी ने एक एलजी के यहाँ से जो भी फरमान आया उस फरमान पे साइन कर दिया। देखिए समझना ये होगा कि दिल्ली की एक यूनिक मतलब स्थिति है। क्या लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के उस स्ट्रक्चर को नहीं समझ रहे हैं, या समझने के बाद भी कुछ और निशाना उनका है? देखिए समझ तो रहे, क्योंकि जब वो चुनाव भी लड़ रहे थे तो ऐसा नहीं है कि उन्हें ये पता नहीं था। ठीक है, राजनीतिक मतलब वो एक्सपीरियंस वो नहीं हो सकती है, परिपक्वता और वो नहीं हो सकती है, लेकिन उन्हें ये पता है कि हमारे दायरे कहाँ पे हैं। वो उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह का बहुमत आ गया तो कानून अपने आप नहीं बदल जाएगा। कानून तो अभी वही है ना, जब तक वो कानून बदल नहीं दिया जाता। यहाँ मतलब एक्चुअली जो पावर्स हैं वो एक ग्लोरिफाइड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वो पावर्स हैं चीफ मिनिस्टर के पास, एनडीएमसी बाकी चीजें, एमसीडी है, कंटोनमेंट बोर्ड है, केंद्र सरकार भी है। अब जब तक वो पावर बदले नहीं जाते, मुख्यमंत्री क्या है वो पहले पार्टी के अंदर टकराव हुई, उसके बाद वो पुलिस के साथ टकराव, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी के साथ टकराव, उसके बाद प्रधान सचिव के साथ टकराव। ये कोई ऐसी चीज नहीं, देखिए टेक्निकली या अदरवाइज मोरल ग्राउंड पे भी या किसी भी गवर्नेंस के पैमाने पे मुख्यमंत्री को ये तो अधिकार है कि वो जिस अधिकारी को जहां चाहे वहां लगा सके, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये प्रक्रिया अगर रेगुलर फेज में, तो के शर्मा को उन्होंने बनाया ना, केंद्र ने भी बनाया, जो वो मुख्य जो प्रधान सचिव चाहते थे वो चीफ सेक्रेटरी वो बने, अभी वो छुट्टी पे हैं। अब इस बीच में एक दूसरी चीज और भी शुरू होती है कि पब्लिक में मैसेज क्या दिया जा रहा है। देखिए केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का ये है कि हम काम करना चाहते हैं, एलजी एक विलेन के रूप में मतलब पोर्ट्रेयल उनका हो रहा है। जनता किस तरह से लेती है ये अभी पता अलग चीज है, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली किसी न किसी फॉर्म में एक विलेन खड़ा करते हैं। कभी दिल्ली पुलिस एक विलेन के तौर पर खड़ी होती है, कभी एलजी होती है, कभी वो पावर सेक्रेटरी होते हैं, कभी वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो सर्विसेज वो होते हैं, कभी और भी कोई होता है। कुछ समय केंद्र के साथ भी वो टकराव चल रहा है। जो जनता है उसे जो मैंडेट दिया है उसे वो गवर्नेंस के नाम पे वो डिलीवरी चाहिए। लास्ट जो बड़ी घोषणा हुई थी वो पावर और जो पानी है, बिजली और पानी के दाम घटाने की हुई थी, और करप्शन का हेल्पलाइन को लेकर के हुई थी। हेल्पलाइन में क्या हुआ, प्रक्रिया चल रही होगी मुझे पता नहीं,
उस पे एक है कि जहां जनता को निचले तबके में पर्टिकुलरली जो लोग हैं उनको राहत मिली, लेकिन वो सब्सिडी के माध्यम से मिली। जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है उसके माध्यम से अभी नहीं हुआ है। ये समय है कि जिस समय हो सकता है अरविंद केजरीवाल इस चीज को, इस पक्ष को जो ज्यादा उन्हें पावर चाहिए वो किसी और फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनके पास और भी मतलब जायज जरिए हैं जिसके तहत। लेकिन संजय, क्या ये कहें कि जिस तरह के से पिछली बार केजरीवाल सरकार ने एक मुद्दे को लेकर रिजाइन किया, सरकार छोड़ दी, कमोबेश विपक्षी की जो आरोप था केजरीवाल पर कि वो अभी भी नहीं समझ पाए कि वो सत्ता में हैं, और जो नंबर है उनके पास, वो नंबर के बाद क्या उन्हें लगता है कि उनके अधिकार बढ़ गए हैं, उनका दायरा बढ़ गया है? क्या उस सीमित दायरे को वो इतनी जल्दबाजी में लांघना चाहते हैं जिसकी शायद ये तकरार नतीजा है, और इसके नतीजे शायद दिल्ली में कामकाज को लेकर बहुत नेगेटिव है इस वक्त? देखिए, अगर संविधान या कानून या जो प्रैक्टिकल उसके हिसाब से चले तो बहुमत कितना भी बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, साइकोलॉजिकल लेवल पे जो रूलर है उसके मानसिक लेवल पे या उसकी पार्टी के जो लोग हैं उनमें फर्क पड़ता है कि हम इस तरह का मैंडेट लेकर के आए, लेकिन वो मैंडेट बहुत बड़ा बर्डन भी वो साथ में देता है कि आप उसकी डिलीवरी कीजिए। दूसरी चीज ये है कि आप फिर अगर उसको मिसरीड करते हैं कि हमारा मैंडेट ये है, लोग इतना हमें पसंद करते हैं, और उन तमाम प्रक्रियाओं के बावजूद, जिस समय एक समय में कहा गया था कि केजरीवाल शायद राइट ऑफ हो गए या उनके खिलाफ वो ये क्लास नहीं है, वो क्लास नहीं, वो क्लास नहीं, लेकिन जो बहुमत आया लगा कि बहुतायत मतलब जनता सिर्फ उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल को चाहती है। लेकिन उससे कानून की प्रक्रिया नहीं बदलती। कानून वही है, अभी भी संविधान की धाराएं वही हैं, जो साथ में लॉज बनाए गए, जो भी वो रेगुलेशंस है वो वही है। इसमें एक चीज है कि ठीक है कुछ और अधिकार होने चाहिए, ये काफी समय से फील किया जा रहा है, लेकिन एक जो स्थिति है ना कि एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, केंद्र सरकार भी यहीं बैठी हुई है, पहले भी जो सरकारें चली हैं, देखिए बाकी जगह तकरार हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है, लेकिन इस तरह का नहीं हुआ है कि आप डे वन से वो तकरार की मुद्रा पे चले जाएं। मुझे लगता है कि उनके सामने और भी रास्ते थे, विकल्प थे, उन्होंने ये चुना है ये रास्ता कि अगर इसके बहाने की एलजी को आप बताएं कि आपके अधिकार जो हैं आप हमारे क्षेत्र में इंट्रूड कर रहे हैं, हम जो कहेंगे उसके हिसाब से काम कीजिए, और इसके हिसाब से वो रस्साकसी हो रही है वो एक दूसरे, क्योंकि एलजी भी किसी समय में केंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं और संविधान ये कहता है कि एलजी किसी चीज के लिए कॉम्पिटेंट है अभी डिसीजन लेने के लिए, पेंडिंग डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट, जब कोई ऐसा तत्कालिक कोई इशू आ जाएगा तब तक उनका वो फाइनल होगा। ये जो है एक वो भूमिका है जिसमें इस समय में साथ में अब परसेप्शन की लड़ाई हो गई है। परसेप्शन की लड़ाई है, और आपने जैसा ठीक कहा बिल्कुल कि किस तरीके से अधिकारों को, एक दूसरे के अधिकारों को दायरे में सीमित रखने की कवायद भी है, लेकिन इससे नुकसान दिल्ली की जनता का न हो, सबसे अहम सवाल यही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। और ये थी हमारी आज की पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें होंगी। बयालीस साल से कोमा में रही अरुणा शानबाग की मौत। क्या है अरुणा के जीवन का संदेश और क्या है उनकी विरासत? देखिए देश देशांतर अरुणा शानबाग, विरासत और संदेश, आज रात 8:30 बजे। और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरिया दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई देशों से विकास का काम मिलकर करने की अपील की है। सियोल में आज लीडरशिप सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कटुता से एशिया की प्रगति पर असर पड़ेगा। दूसरी तरफ भारत दक्षिण कोरिया सीईओ फोरम की बैठक में उन्होंने कोरियाई कंपनियों से व्यापार के लिए सुगम माहौल बनाने का वादा भी किया। दक्षिण कोरिया दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियोल में एशियाई लीडरशिप सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से एशियाई देशों को मिलकर लड़ना होगा। The future, I dream for India, is also the future want for our neighbors. As some of us in Asia become more prosperous, we must be prepared to share our resources and markets with those who need them. प्रधानमंत्री
भारत दक्षिण कोरिया सीईओ फोरम की पहली बैठक में भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार कोरियाई निवेशकों को सभी सहूलियतें मुहैया कराएगी। I can tell you that India was and is a land of potentials. Now, India is also a land of enabling policy environment. Moreover, there is renewed commitment of my government for changing the face of the country. प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया की बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी अलग अलग मुलाकात की। इसमें एलजी, सैमसंग, हुंडई और पॉस्को जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। सियोल में नरेंद्र मोदी दक्षिण कोरिया के उल्सान शहर में पहुंचे। यहां उन्होंने हुंडई हैवी इंडस्ट्री का दौरा किया, जो जहाज बनाने का दुनिया में सबसे बड़ा कारखाना है। भारत और कोरिया के आर्थिक संबंध अभी तक कोरिया से उपभोक्ता सामग्रियों के आयात का रहा है, लेकिन अब भारत इस परिभाषा को बदलना चाहता है और कोरिया ने जो तकनीकी उपलब्धि हासिल की है उसका फायदा अपने देश में संयंत्र लगाकर उठाना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसी वजह से इंडिया कोरिया सीईओ फोरम में शिरकत किया और अपनी बातों को लोगों के सामने रखा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन दुष्मंता के साथ सियोल से अखिलेश सुमन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार भूमि अधिग्रहण बिल पर पीछे नहीं हटेगी। हालांकि किसानों के हित में बिल में वो बदलावों के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही है। गडकरी ने पीटीआई से बातचीत में कहा है कि सरकार देश हित में फैसलों को कड़ाई से लागू करेगी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में बिल को पारित कराने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से बातचीत जारी है और बीजू जनता दल सहित कई दलों का उसे समर्थन भी हासिल हुआ है। सरकार ने तीसरी बार भूमि अध्यादेश लाने की संभावनाओं से अभी तक इनकार नहीं किया है। भूमि बिल पर फिलहाल संसद की संयुक्त समिति विचार कर रही है और मॉनसून सत्र में इसकी रिपोर्ट आएगी। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने दावा किया कि जनता परिवार के दलों का विलय होकर रहेगा। उन्होंने 6 दलों के विलय में दिक्कतों या फिर संशय को महज अटकलें देकर खारिज कर दिया है। शरद यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ही विलय के बाद बनने वाली नई पार्टी के अध्यक्ष होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जेडीयू का इस प्रस्तावित विलय पर जोर है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने हाल ही में बयान दिया था कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विलय की संभावनाएं खासी कम दिखती हैं। शरद यादव 6 सदस्यीय विलय समिति के अध्यक्ष हैं और यह समिति ही विलय के बाद दल के नाम, झंडे, चुनाव चिन्ह सहित तमाम मसलों पर फैसला लेगी। जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विलय समिति की बैठक जल्द बुलाने की मांग की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाया है। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में आज उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश प्रगति करे। अरुण जेटली ने कहा कि एनडीए सरकार ने 1 साल के कार्यकाल में राजनीति से भ्रष्टाचार शब्द मिटा दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में यह देश आगे ना बढ़े और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को विकास के खिलाफ, प्रगति के खिलाफ, ग्रोथ और डेवलपमेंट के खिलाफ खड़ा कर लिया। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आई, 1 वर्ष में उसने क्या परिवर्तन किया? भ्रष्टाचार शब्द को भारत की राजनीति के शब्दकोश से निकालकर बाहर कर दिया। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार यूपीए सरकार के दौर में किए गए विकास के कामों में रोड़े अटका रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यूपीए सरकार की योजनाओं का श्रेय भी ले रही है। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के 3 दिन के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने 48 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसके तहत सड़कें, मैरिज हॉल और यात्रियों के लिए वेटिंग हॉल बनाए जाने हैं। राहुल ने अमेठी के फूड पार्क का मुद्दा भी उठाया और इस परियोजना को रद्द किए जाने को एनडीए सरकार की बदले की कार्रवाई करार दिया। जो आज किसान अपना माल मंडी में बेचता है, वो डायरेक्ट फैक्ट्री में बेचता, तो किसान को बहुत ज्यादा पैसा फैक्ट्री से मिलता, फायदा होता। विजन था, सोच थी कि हम फूड पार्क लाएं, यहां पे 5, 6, 10 डिस्ट्रिक्ट्स का फायदा हो, किसानों का फायदा हो, मजदूरों का फायदा हो, मगर अब मोदी सरकार ने उसको छीन लिया। केंद्र में एनडीए सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर तमाम दल
1 साल के कार्यकाल का अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं, जहां पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एनडीए सरकार को 0 मार्क्स दिए हैं, लेकिन वाम दलों ने मोदी सरकार को इससे भी कम यानी कि नकारात्मक नंबर दिए। सीपीआई के महासचिव ए सुधाकर रेड्डी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बीते 1 साल में कॉरपोरेट के हित में और किसान मजदूरों के खिलाफ काम किया है। उन्होंने केंद्र की सरकार पर अहंकारी होने का भी आरोप लगाया। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने 1 साल के कार्यकाल को नाकामी भरा करार दिया। सीपीएम ने सरकार पर संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं के उल्लंघन के भी आरोप लगाए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने केरल की ओम चांडी सरकार पर घोटालों में शामिल होने का आरोप लगाया है। बीजेपी अध्यक्ष तिरुवनंतपुरम में आज केरल सचिवालय के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए। अमित शाह ने भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे राज्य के वित्त मंत्री एम मणि को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ भी बैठक की। केरल में इस साल नगर निकाय और अगले साल विधानसभा चुनाव है और ऐसे में बीजेपी केरल में अपना जनाधार बढ़ाने के प्रयासों में जुटी है। मणि के सामने जितने भी आरोप लगे हैं वो सारे के सारे ये बताते हैं कि चांडी सरकार घोटालों की सरकार है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केवी थॉमस ने आज कहा कि पूर्ति समूह से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट को जांच के लिए अभी पीएसी के सामने नहीं भेजा गया है। उन्होंने कहा कि अगर ये मामला पीएसी में आता है तो समिति इसकी जांच करेगी। सीएजी की रिपोर्ट संसद के बजट सत्र के दौरान पेश की गई थी और इस रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से जुड़े पूर्ति समूह समेत 29 कंपनियों को इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की ओर से दिए गए लोन में नियमों की अनदेखी का आरोप था। लोक लेखा समिति के गठन का 1 साल पूरा होने के मौके पर थॉमस ने कहा कि इस दौरान समिति ने 35 बैठकें कर 20 प्रतिवेदन पेश किए हैं। CNTAG has to put it before the parliament. From the parliament, they decide whether it should go to PSC or whether to PUC. Only after it come to us, then the committee sits together. For example, we have the next meeting on 27th. The SPS is 28th. Okay. Next meeting is on 28th. So on 28th, we will take all the new subjects. We are open to that. Let somebody has to represent to us. अब आप तिजोरी में रखे अपने सोने से कमाई भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने आम बजट में घोषित स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का मसौदा जारी कर दिया है। सरकार ने इस योजना पर लोगों से 2 जून तक राय मांगी है। आपके पास पड़ा जरूरत से ज्यादा सोना कमाई का नया जरिया बन सकता है। ये संभव होगा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना से। आम बजट में घोषित इस स्कीम के दिशा निर्देशों का मसौदा बुधवार को जारी कर दिया गया। इस योजना में किसी भी व्यक्ति या संस्था को पहले कम से कम 1 साल के लिए किसी बैंक में गोल्ड सेविंग अकाउंट खुलवाना होगा। इसमें न्यूनतम 30 ग्राम सोना जमा कराया जा सकता है। इस पर ब्याज नकदी या सोने में मिलेगा। ब्याज की दर बैंक तय करेंगे और ये 30 या 60 दिन पर मिलेगा। इस ब्याज पर आयकर और कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। इस तरह 100 ग्राम सोना जमा करने पर अगर 1% ब्याज मिला तो परिपक्वता पर आपका सोना 101 ग्राम हो जाएगा। आप इसे नकदी या सोने में वापस ले सकते हैं। भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हर साल तकरीबन 800 से 1000 टन तक सोना आयात होता है, जबकि अनुमान है कि देश में 20,000 टन से अधिक सोना बेकार पड़ा है। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का मकसद इसी बेकार सोने को बाहर लाना है ताकि आयात पर निर्भरता घटाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय नौसेना को आईएनएस कवरत्ती के रूप में आज एक हल्का और शक्तिशाली युद्धपोत मिल गया। रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कोलकाता में इसे नौसेना को समर्पित किया। लगभग 110 मीटर लंबा आईएनएस कवरत्ती पनडुब्बी रोधी स्टेल्थ युद्धपोत है जो दुश्मन के रडार और सेंसर की पकड़ में नहीं आता। 90% स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत को कोलकाता के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम गार्डन ब्रिज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने तैयार किया है। आईएनएस कवरत्ती में 4 शक्तिशाली डीजल इंजन है और ये 25 नॉट की अधिकतम रफ्तार हासिल कर सकता है। युद्धपोत को परमाणु, रासायनिक या जैविक हमले के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। थाईलैंड की अपदस्थ प्रधानमंत्री यिंगलक शिनावात्रा पर आज कामकाज में लापरवाही का मुकदमा शुरू हुआ। देश के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत तो दे दी, लेकिन विदेश जाने पर फिलहाल रोक लगा दी है। शिनावात्रा ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया है। उन पर किसानों से महंगे दाम पर चावल खरीदने और इसे बेचने में नाकाम रहने का आरोप है, जिससे कुल $15 अरब का नुकसान हुआ है।
आरोप साबित होने पर श्रीवास्तव को 10 साल तक की सजा हो सकती है। मामले की अगली सुनवाई 21 जून को होगी। 1 साल पहले ही श्रीवास्तव की सरकार का सेना ने तख्ता पलट कर दिया था। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। सीबीआई ने पोंजी घोटाले के सिलसिले में शारदा समूह के प्रमुख सुदीप्तो सेन के एक सहयोगी अरिंदम दास को आज गिरफ्तार कर लिया। दास पश्चिमी बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में शारदा समूह के अवैध कार्यों में कथित रूप से मदद कर रहा था। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड स्थित महोबा में एम्स की स्थापना की गुहार आखिरकार प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई। पीएमओ ने जिला प्रशासन से इस मुहिम के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। इस इलाके के लोग काफी दिनों से प्रधानमंत्री कार्यालय में चिट्ठी लिखकर एम्स की स्थापना की मांग कर रहे थे। अपने ही शहर में रहने वाले सरकारी कर्मचारी अब एलटीसी का लाभ नहीं उठा सकते। केंद्र का कहना है कि जो सरकारी कर्मचारी अपने ही शहर में रहकर नौकरी कर रहे हैं और उनका हेडक्वार्टर भी उसी शहर में है, ऐसे कर्मचारी अब एलटीसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एजेंसियों ने तालिबान आतंकियों के खिलाफ जानकारी साझा करने का समझौता किया है। आईएसआई और एनडीएस अब न केवल आपस में जानकारी साझा करेंगे बल्कि ऑपरेशन में भी एक दूसरे की मदद करेंगे। पश्चिमोत्तर कोलंबिया में हुई भारी बारिश और उसके भूस्खलन से 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि बड़ी तादाद में लोग हताहत हुए हैं। अब भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। सबसे ज्यादा तबाही कोलंबिया के एंटियोकिया प्रांत में हुई है। राहत और बचाव टीमों को रवाना कर दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्विटर पर अपना अकाउंट बना लिया है। अकाउंट बनने के 24 मिनट के अंदर ही उनके 1 लाख फॉलोअर बन गए।